बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग बखैर आफ़ियत हों। आज हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ वाला उसको शुरू करेंगे। और आप इन चीज़ों से पहले भी फेमिलियर हैं, इसलिए हम अब इंशाल्लाह अपना जो लेक्चर का वो ड्यूरेशन है उसको भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसको कंट्रोल में रखें। जहाँ कहीं कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ें होगी वहाँ पे हम उसको लॉन्ग डिस्कशन कर लेंगे उसकी। तो आइए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, चैप्टर 3 है आपकी बुक का सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है जी, तो ये सारी आपने जो थ्योरी है इसको पढ़ लेना है, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। आप लोग फेमिलियर हैं डेफिनेशन से। बेसिकली जो सीक्वेंस है आपके पास वो एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। जैसे उसमें आप फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं तो सीक्वेंस की पहली टर्म आ जाती है। फिर उसमें दूसरा नेचुरल नंबर 2 पुट करते हैं तो आपका x2 या सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स जो है ये उसकी आउटपुट है, यानी कि फंक्शन जो है आपको जो बना के दे रहा है वो रियल नंबर्स हैं। आप उसको नेचुरल नंबर्स जो हैं उसमें इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलती है रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि आप रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सही है जी। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस भी हो सकती हैं, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस भी हो सकता है, हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल हम रियल एनालिसिस में क्या पढ़ रहे हैं, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आपके पास जो इसका खुलासा बना है वो ये है कि जो सीक्वेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, वो बेसिकली एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और रेंज जो है वो रियल नंबर्स है। आप उसमें 1 2 3 4 5 6 जो है नेचुरल नंबर्स लगाते जाते हैं और आपके पास वो फंक्शन जो है आपको सीक्वेंस की टर्म्स बना के x1 x2 x3 जो है वो देता जाता होता है। हम इसको पढ़ लेते हैं जी। A sequence of real numbers or a sequence in R is a function defined on the set n, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, whose range is contained in the set R of रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो आउटपुट जो है उसकी जो चीज़ें वो बना के दे रहा है आपको, ठीक है, जब आप उसमें नेचुरल नंबर्स लगाते हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास उसको हम लिख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में, कैपिटल एक्स और ये आपके पास फ्रेंसिस में एक्स एन। ठीक है, एक्स एन जो है इसकी टर्म्स हैं। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दी हुई इनको भी पढ़ लें। अ सीक्वेंस इन आर असाइंस टू ईच नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर्स हैं यूनिकली डिटरमिनेड रियल नंबर। ठीक है जी, उसको यूनिकली डिटरमिनेड रियल नंबर जो है वो असाइन कर देगा। ठीक है जी, एक आपका फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स है। आपके पास ये एक सीक्वेंस लिखी गई है। ठीक है जी, एक्स सीक्वेंस है। तो बेसिकली एक्स क्या है जी, एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स। ठीक है जी, ओके जी। और वैल्यू ऑफ एक्स एट एनी नेचुरल नंबर जो है उसको एक्स एन लिखा जाता है। तो बेसिकली ये उसकी nth टर्म या nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस होगी। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट वेज हैं। ठीक है जी, सेट की ब्रैकेट इसलिए नहीं यूज़ की जा रही, वो भी उसने जो है इसमें मसले है जो है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आमतौर पे हम लिख तो लेते हैं कि सीक्वेंस को एक्स एन और सेट वाली ब्रैकेट लगा ली जाती है। तो इसको उससे अलहदा करने के लिए, ठीक है, उसने बड़ा प्यारा दोनों को जो है एक दूसरे से अलहदा करने के लिए दिया है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है वो जिसको आप सबसे छोटी ब्रैकेट कहते हैं वो लगी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा -1 1 -1 1। ठीक है जी, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी। लेकिन अगर मैं इसको सेट कहता हूँ तो सेट में क्या है जी, सेट की सिर्फ दो कॉन्टेंट्स हैं, -1 एंड 1। ठीक है, ये सेट होगा तो इसका मतलब ये है, सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म्स जो हैं ऑल्टरनेटिवली जो है वो आ रही हैं, -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1। और सेट में आपको पता है हम रेपिटेशन जो है उनको जो है वहाँ पे लिस्ट में नहीं डालते होते, तो इसलिए सेट की ब्रैकेट का मतलब ये है। तो ये इसने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है कि ये हम सीक्वेंस के लिए ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट क्यों यूज़ कर रहे हैं और सेट वाली क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, डिफरेंट रोटेशन है। ठीक है जी, बस ब्रैकेट ये लगा दें, साथ ये एक्स्ट्रा जो है कि एन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये ऐड कर दें या ना करें, अकेला यूँ लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस लिखी हुई है। अगर इसका जो है वो फंक्शन आपको पूछा जाएगा ये सीक्वेंस किस तरह से लिखी है,
तो आपके पास ये एक्स एन जो है, इसकी जो nth टर्म है वो क्या है जी, 1/2n। फॉर एग्जांपल उसमें आप पहला नेचुरल नंबर लगाएंगे तो 1/2 × 1, दूसरा नंबर नेचुरल नंबर लगाएंगे 1/2 × 2। तो ये आपके पास ये बल्कि नीचे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपके पास सीक्वेंस के फॉर्म में आ गई। ठीक है जी, ऐसे ही आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके पास अब कोई रियल नंबर फिक्स करके उसी को रिपीट करते जाएं। ठीक है जी, सीक्वेंस है तो रिपीट होता जाएगा, सेट होता तो फिर आप उसको ए की बी सिंगल्टन सेट बना देते। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है जी, अब आपके पास कांस्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन भी याद रखनी है कि एक रियल नंबर लेके उसी को बार बार रिपीट किया, तो इसकी पहली टर्म x1 भी वही है, दूसरी भी वही है, तीसरी भी वही है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से एक ही रियल नंबर को रिपीट करने से जो सीक्वेंस बनती है, जिसकी हर टर्म जो है, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज द सेम रियल नंबर b, तो इसको हम कहते होते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। ऐसे कांस्टेंट सीक्वेंस में आपके पास जो है एक स्पेशल सीक्वेंस ज़ीरो सीक्वेंस भी है। ठीक है जी, ऐसे ही आपके पास ये कांस्टेंट वन को रिपीट करके उसने सीक्वेंस बनाई हुई है। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपके पास ये उसने एक और सीक्वेंस बनाई कि बी जो है वो कोई रियल नंबर है। तो सीक्वेंस जो है उसमें आपका फंक्शन क्या करता है, वो एक्स एन जो है वो बी की पावर एन है, ये फिक्स्ड, और हर बार चेंज जो हो रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ साथ, वो ये हो रहा है जब आप वन का इमेज फाइंड करते हैं तो बी, टू का इमेज क्या होगा, बी का स्क्वायर, थ्री का इमेज जो है वो बी का क्यूब। तो इस तरह से ये आपके पास सीक्वेंस बन गई। ठीक है जी, और ये जनरल थी, इसमें बी को कोई रियल नंबर लगा के आप सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे बी को उसने अब चूज़ कर लिया जी 1/2, तो ये एक और सीक्वेंस आ गई आपके पास। ठीक है जी, ये आ गई। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपके पास उसने डिफरेंट स्टाइल से कि आप इस तरह से सीक्वेंस बना सकते हैं, और ये कोई भी रियल नंबर जो है उसको फिक्स भी किया जा सकता है। ठीक है जी, जैसे आपके पास यही वाली है, ये वाली। ठीक है जी, नहीं सॉरी, ये डिफरेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि 1/2n था। ये डिफरेंट है, ये है 1/2 की पावर n है। ठीक है, वो 2 × n था, ठीक, डिफरेंट है ये। अच्छा, सी में एक और एग्जांपल दी है जी, जैसे आपके पास इवन जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं जी, नेचुरल नंबर्स को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। x1 जो है वो 2, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसने दे दिया है। ठीक है जी, xn+1, वो क्या है जी, एक और आपके पास तरीका लिखने का जी, वो है xn+2। पहला जो है आपका, पहली टर्म जो है सीक्वेंस की वो 2 है, और उसके बाद हर जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है जी, प्रीवियस में 2 ऐड करने से। तो बेसिकली ये इवन नेचुरल नंबर्स बनते हैं। तो सिंपली आप यूँ भी कह सकते हैं जी, नेचुरल नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद एक और डेफिनेशन भी है, उसने कहा जी कि y1 जो है उसको उसने 2 रखा है। ठीक है जी, और yn+1 जो है वो क्या है जी, y1+y2। ठीक है जी, सही है। जैसे आपके पास y2 जो होगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, नहीं इसमें y1 जो है वो 2 हो गया, तो y2 जो होगा वो आपका आएगा 1+1, और 1, अच्छा y1+y1। ठीक है जी, सही है, ये तो फिक्स है ना, सॉरी। ठीक है, तो n1 हो गया, तो y2 जो है वो 4 आ गया, और फिर ऐसे ही जो है y3 के लिए यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे y2 आ जाएगा, और y2 क्या था जी, 4, 4+2 6। बेसिकली इसमें ये चीज़ जो है ना उसने, क्योंकि ये 2 थी, तो ये वाला उसने थोड़ा सा इसमें समझ लें कि कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है कि y1 क्योंकि 2 था, तो इस 2 की जगह उसने सिंपली y1 लिख दिया। एक्स एन कहें या वाई एन कहें, और xn+1 कह लेंगे, yn+1 कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है जी, उसमें क्या होता है जी, f1 1 और f2 1, ये दोनों 1 होते हैं, 1 1 इसका स्टार्ट होता है, और उसके बाद हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस दो टर्म्स जो है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपके पास प्रीवियस टू टर्म्स जो है उनका सम होगा। ठीक है जी, जैसे आप यहाँ पे अब लगाते हैं जी 2 लगाते हैं तो 3 आ जाएगा, f3 क्या होगा जी आपका, f1+f2, यानी कि 1+1 2, बल्कि ये नीचे लिखी हुई है, ये आपकी सीक्वेंस है 1 1 2 3। ठीक है जी, सही, सो वन, तो इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, और नेक्स्ट जो है आपके पास आइडिया जो है वो है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। ठीक है,
ये जो है अब कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाला है कि आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है जी, अ सीक्वेंस एक्स इन आर, ठीक है जी, is said to be convergent या is said to converge to a real number x, ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक रियल नंबर x को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है जी। ये कन्वर्ज करना वैसे ही है जैसे आपके पास फिजिक्स में कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस जिसको आप जो है मुहद्दब अदसा भी कहते हैं उर्दू में, और शायद बचपन में आप लोगों ने उसके साथ खेला भी हो, कागज़ शागज़ जलाने वाला काम भी किया हो। तो बेसिकली वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, वो जो सनलाइट होती है जितनी भी उसको मिलती है उसको इकट्ठा करता है और एक डॉट पे कन्वर्ज कर देता है। जब वो सारी जो है वो सनलाइट वो कन्वर्ज होके एक डॉट पे ही पड़ती है तो वो इतनी हीट हो जाती है कि वो जो भी पेपर या जिस भी चीज़ को आप जलाने की कोशिश करते हैं वो फाइनली जो है वो जलना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो यही आपके पास कन्वर्जेंस का भी यही सेंस है कि सीक्वेंस की टर्म जो है वो इकट्ठी होके उसके अंदर जाके समझ लें कि गुम हो गई, ठीक है जी, सही। अब उसको जो है मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है कि जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हैं उसके ऊपर आप छोटे से छोटा भी रीजन बनाएं, जैसे ये आपके पास उसने कोई ऑर्बिटरी एप्सिलॉन रखा हुआ है, तो आप एक्स को सेंटर लें और एप्सिलॉन रेडियस रख के उसके ऊपर बॉल बनाएं, एक्स सेंटर में है और उसके ऊपर रेडियस एप्सिलॉन का बॉल है, तो और एप्सिलॉन को जितना भी श्रिंक करें हमेशा इस बॉल के अंदर सीक्वेंस एंटर हो जाए आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। वो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको उसने बैरियर के एप्सिलॉन जो है इससे जो है उसने बनाया कि के एप्सिलॉन के ऊपर आके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एप्सिलॉन फॉर एग्जांपल जो है वो 1 है, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी एक्स को तो होगा क्या, आपके पास एक बैरियर आएगा, फॉर एग्जांपल 1000 मैं कह देता हूँ कि 1000 से पहले वाली सारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो 99 से बाहर 999 जो है वो उस बॉल से बाहर है, जो ओपन बॉल आपने बनाया हुआ है एक्स सेंटर लेके और रेडियस एप्सिलॉन रख के। अब 1000 एंड ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी उस बॉल के अंदर हैं जिसका सेंटर है एक्स और उसका रेडियस जो है वो है एप्सिलॉन, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा मैं इन राइटिंग भी ले आऊँ, इस डेफिनेशन को मैं दोबारा से आप लोगों को जो है रिपीट कर दूँगा। मैंने सोचा था चलो ये बगैर लिखे काम चल जाएगा। बेसिकली ये होती है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस टू एक्स, ठीक है जी, किस रियल नंबर एक्स को किस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ है इसको समझे कि एक्स को उसकी लिमिट पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है, लिमिट सॉरी कहा जाता है, एक्स इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है जी। अच्छा जी, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन, बेसिकली ये के के साथ जो ब्रैकेट में एप्सिलॉन लिखा गया है ये डिपेंडेंस शो कर रहा है एप्सिलॉन की सॉरी के की अपॉन एप्सिलॉन के। जब भी आप अपना वो जो एक्स को सेंटर लेके रेडियस एप्सिलॉन का बॉल बना रहे हैं उस रेडियस को चेंज करेंगे आपका बैरियर जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की कि अगर मैं एप्सिलॉन 1 रखता हूँ तो 999 जो टर्म्स हैं वो बॉल से बाहर हैं और 1000 एंड ऑनवर्ड जो है वो सारी टर्म्स सीक्वेंस की एक बॉल ओपन बॉल जिसका सेंटर जो है वो एक्स है और रेडियस एप्सिलॉन है उसमें दाखिल हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन को छोटा करता हूँ, मैं 1 था उसको हाफ कर दिया 1/2, तो अब आपका वो पैकेट जो है जिसमें चीज़ें पैक कर रहे हैं वो जो बॉल बना रहे हैं जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस एप्सिलॉन है, वो एप्सिलॉन पहले 1 था अब जो है वो हाफ हो गया। तो अब क्या होगा, अब वो जो पहले तो 999 बाहर थी बाकी सारी बॉल के अंदर थी, तो अब ऐसा नहीं रहेगा, आपका वो बैग आपका वो पैकेट आपका वो बॉल जो है उसका साइज़ जो है वो श्रिंक हो चुका है। बाहर रहने वाली टर्म जो है अब उनकी तादाद ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1500 जो है वो बाहर हैं, तो 1501 एंड ऑनवर्ड सारी जो है वो अब एक नए बॉल जिसका रेडियस जो है वो 1/2 है और सेंटर एक्स है उसमें चली गई है, ठीक है जी। अगर आपकी सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो एक्स के ऊपर कभी भी एम्प्टी बॉल ऐसा जिसमें सीक्वेंस की कोई टर्म ना हो ऐसा कभी बॉल नहीं आप बना सकते, दिस इज कन्वर्जेंस। अगर एक्स के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर एप्सिलॉन, आप एप्सिलॉन ज़ाहिर है बड़ा एप्सिलॉन तो प्रॉब्लम नहीं करता,
आप बहुत बड़ा जो है वो पैकेट बनाए, सारा कुछ उसमें डाल दें, नो प्रॉब्लम। असल में प्रॉब्लम कब होती, जब आपका एप्सिलॉन जो है वो श्रिंक करता है, ठीक है जी। तो आप एप्सिलॉन श्रिंक करते करते अगर कोई ऐसा एक्स के ऊपर जो है वो इतना रेडियस का इतना छोटा सा कोई बॉल बना लें सक्सेसफुली, कि जिसमें सीक्वेंस की कोई टर्म मौजूद ना हो, ठीक है जी, ऐसा ओपन बॉल अगर बन जाता है, तो फिर आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है एक्स को, एक्स उससे आइसोलेटेड है, ठीक है जी। तो लिमिट और आइसोलेशन एक दूसरे की जिद है। जो चीज़ आइसोलेट ना हो सके, अलहदा ना हो सके, उसके ऊपर कोई ऐसी दीवार ना चारों तरफ बना सकें कि वो सीक्वेंस के साथ से कट जाए, ठीक है जी, उसको लिमिट कहते होते हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है कि आप उसके ऊपर एक ऐसी बाउंड्री खड़ी कर सकें जिसमें सीक्वेंस का कोई जो है वो अमल दखल, कोई उसकी जो है वो जो है कंट्रीब्यूशन ना हो, तो फिर वो आइसोलेट हो जाएगा। तो लिमिट अगर है एक्स आपकी सीक्वेंस की, तो फिर एक्स कभी भी आइसोलेट नहीं होगा। इसके ऊपर जितना भी छोटे से छोटा बॉल बनाएंगे, एक्स को सेंटर लेके जितना भी छोटे से छोटा एप्सिलॉन फिक्स करके बॉल बनाया जाएगा, हमेशा एक सर्टन नंबर ऑफ टर्म्स के बाद एक के एप्सिलॉन आ जाएगा, जहाँ से टर्म्स जो हैं उस बॉल के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा एक्स आपको मिल जाता है कि जिसके ऊपर किसी भी साइज़ का बॉल बनाया जाए, हमेशा सीक्वेंस की टर्म्स एक सर्टन जो है वो बैरियर से उस बॉल के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है जी, तो फिर हम कहते हैं कि दिस एक्स इज़ लिमिट ऑफ सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। अगर ऐसा कोई नहीं मिलता तो फिर हम कहते हैं सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है जी। ये नोट शोट जो है ये आपने खुद पढ़ना है, ठीक है, ये सारा आपने जो है वो पढ़ लेना है। ये इसको लिखने का तरीका है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स भी लिखा जा सकता है, और या एरो के साथ भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी, सही है। और इस तरह से भी एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो है एक छोटा सा रिजल्ट है आपके पास कि लिमिट जो है अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिट यूनिक होगी। अ सीक्वेंस इन आर कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट, कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो एक ही पॉइंट पे करेगी, ठीक है। कन्वर्जेंस का मतलब यही है, जैसे आप जो है वो कन्वर्जिंग लेंस या मुहद्दब अरसा लेके उससे पेपर जलाने की कोशिश करते हैं, जो सनलाइट है उसको कन्वर्ज करते हैं, तो आप कभी भी उस सनलाइट को दो पॉइंट्स पे कन्वर्ज नहीं करेंगे एक लेंस के साथ, ठीक है। वो लेंस जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर सारी रेज जो हैं जो सनलाइट की आ रही है उनको कन्वर्ज करता है, ठीक है जी। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि सीक्वेंस जो है उसकी एक से ज़्यादा लिमिट्स नहीं हो सकती। कन्वर्ज कर रही तो मतलब है कि एक पॉइंट पे चली गई है वो, ठीक है, एक पॉइंट को अप्रोच कर रही। टू द कॉन्ट्रेरी ले लेता है जी, सपोज दैट, ठीक है। ये जो चीज़ है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया। बेसिकली ये लिखा हो, ये जो चीज़ लिखी हुई है, अच्छा, बेसिकली जब आप कहते हैं ये जो एक्स एन्स हैं, जब एन जो है इस सर्टन नंबर से, जैसे मैं हमने अगर आपको अभी याद हो कि एप्सिलॉन हमने 1 लिया था और मैंने कहा था जी के फॉर एग्जांपल 1000 है, तो अगर एन 1000 या उससे बड़ा 1001, 1002, 1003 हो, तो आपके ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एक्स एन, ये अब क्या है जी, इस कंडीशन के साथ चल रहे हैं आप। ये वाला एक्स एन जो है ये एक्स 1000, एक्स 1001, एक्स 1002 एंड सो वन हो सकता है। इनका और एक्स का जो है वो डिफरेंस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है जी। अब ये जो आप बॉल की बात कर रहे हैं, रियल एनालिसिस पे बॉल जो है वो एक इंटरवल होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब सेंटर में एक्स है, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि मैं इसको ना इन राइटिंग जो है आपको करके ना फिर समझाता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अ सीक्वेंस एक्स in R is said to be convergent if there exists an x, a real number, such that for every epsilon greater than 0 we can find a natural number k depending upon epsilon, ठीक है जी। epsilon चेंज होगा, आपका ये बैरियर चेंज हो जाएगा, such that for all n greater than equal to this barrier, कि आप सीक्वेंस लिखते जा रहे हैं, जैसे ही इस बैरियर पे आते हैं इससे ऑनवर्ड, यहाँ से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जो है सीक्वेंस जो है उसका बिहेवियर क्या होता है, वी हैव नाउ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस डिफरेंस एक्स, इट इज़ लेस देन मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। बेसिकली मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज नेगेटिव एप्सिलॉन आ गया, लेस देन एक्स एन माइनस एक्स, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉड को हमने
एक्सपैंड करके लिख दिया है। और यहाँ से अगर मैं x ऐड कर दूँ तो x माइनस एप्सिलॉन एक्स एन लेस देन x प्लस एप्सिलॉन। तो अब इस सूरत हाल में इस कंडीशन के साथ होता क्या है कि एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपको एक नेचुरल नंबर मिल गया, और जब सीक्वेंस की टर्म्स के नंबर उस नेचुरल नंबर पर पहुंच जाते हैं वहाँ से, और उसके बाद होता क्या है, ये सारे एक्स एन जो हैं ये यहाँ पे हैं, ये x माइनस एप्सिलॉन से पीछे नहीं जा सकते, और एक्स एन प्लस एप्सिलॉन या उससे आगे नहीं जा सकते। ये वो लेंथ है। x में एप्सिलॉन ऐड करके आप यहाँ तक एक चार दीवारी खड़ी कर दी, x में से माइनस एप्सिलॉन करके ये। अब आपके एक्स एन जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन, ये कंडीशन है आपके पास कि ऐसा बैरियर लाजमी मौजूद होगा अगर कन्वर्जेंस है तो। ठीक है जी, कि सीक्वेंस की टर्म्स हमेशा आप एप्सिलॉन छोटा कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, हाफ हाफ कर देता हूँ, इस साइड से भी आधा कर दिया, इस साइड से भी, तो अब क्या होगा, के बढ़ जाएगा। पहले कुछ टर्म्स जो अंदर आ रही हैं हो सकता है वो बाहर निकल जाए। मैं के को उसको एप्सिलॉन को और छोटा करता हूँ, वेरी क्लोज ले जाता हूँ इस एक्स के। ठीक है, छोटा सा मैं एक रीजन दोनों साइडों पे एप्सिलॉन लेके बनाता हूँ। फिर भी अगर एक्स एंड एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो फिर भी उसमें छोटे से छोटे रीजन में भी हमेशा उसकी टर्म्स मौजूद होंगी। बस अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को श्रिंक करेंगे आपका ये जो बैरियर के है ये चेंज होता जाएगा। ठीक है जी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्स की साइड पे जो रीजन छोटे से छोटा है उसमें शामिल ना हो, अदरवाइज एक्स आइसोलेट हो जाएगा और वो सीक्वेंस की लिमिट नहीं बनेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोशिश की है कि एक ऐसी एग्जांपल बनाई जाए कि जिससे ये चीज़ें वाज़ेह हो जाए। ठीक है जी, एक्स एन क्या ही नेगेटिव वन की पावर एन ओवर एन, तो इसकी टर्म्स आपको पता क्या होंगी। पहली टर्म जो है वन वन लगाया तो नेगेटिव वन, नेक्स्ट टर्म जो है नेगेटिव वन का स्क्वायर ओवर टू, वन ओवर टू, फिर ये सारी टर्म्स इसकी आ गई। अच्छा, अब ये टर्म्स जो है वो किस तरह से हैं जी, पहले थी ये आपकी एक्स वन नेगेटिव वन, फिर क्या हुआ दूसरी टर्म जीरो से दूसरी साइड पे चली गई, ये एक्स टू आ गया, एक्स थ्री फिर इस साइड पे आ गया, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सेवन। ठीक है, एक बार टर्म जीरो के लेफ्ट पे जाती है, राइट पे जाती है, लेफ्ट पे। अब जीरो के ऊपर हमेशा जब भी आप कोई रीजन दोनों तरफ, जैसे ये मैंने एक छोटा सा एप्सिलॉन लेके बनाया है, इसको एप्सिलॉन इधर और एप्सिलॉन इधर, ठीक है जी, ज़ाहिर है दरमियान में जीरो है, जीरो प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और जीरो माइनस एप्सिलॉन इधर नेगेटिव एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये इस तरह का एक रीजन बन जाएगा हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट। लेकिन होगा क्या, जूँ जूँ एन आपका ये नीचे बढ़ता जा रहा है, ये लेफ़्ट या राइट से दोनों तरफ होंगी, कुछ जो है उसके जो है वो लेफ़्ट साइड पे टर्म्स पड़ी होंगी, कुछ राइट पे, तो आपकी ये वाली कंडीशन जो है ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है जी, अब डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन आपके पास ये हमेशा, और छोटा करेंगे तो टर्म्स बाहर ज़्यादा रह जाएंगी, और के एक पहले से बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर और छोटा करेंगे एप्सिलॉन तो और बड़ा के। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ीरो के दोनों तरफ आप एक ऐसी हदबंदी कर दें कि सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं कोई टर्म उसमें एंटर ना हो सके और आप ज़ीरो को आइसोलेट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ीरो इज़ द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, इस वजह से ज़ीरो कभी भी आइसोलेट नहीं होगा। इसके ऊपर कोई भी रीजन आप बनाएं दोनों तरफ, ठीक है, एप्सिलॉन रीजन, तो हमेशा उसके अंदर सीक्वेंस की एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स के बाद सीक्वेंस की टर्म्स उस रीजन के अंदर शामिल हो जाएंगे, चली जाएंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। फिर यूनिकनेस ऑफ लिमिट में सीक्वेंस की लिमिट जो है वो यूनिक होती है, तो उसका भी प्रूफ चलें इधर से ही मैंने लिख दिया लगे हाथ, उसको भी अज्यूम कर लें कि लिमिट यूनिक नहीं है। एक्स एन एक सीक्वेंस है और वो एक्स को भी कन्वर्ज कर रही है और एक्स प्राइम को भी कन्वर्ज कर रही है और एक्स डबल प्राइम को भी। अब कोई भी एप्सिलॉन, ठीक है, हमने प्रूव ये करना था कि किसी भी एप्सिलॉन को लिया जाए हमेशा बैरियर मौजूद होगा, वहाँ से ऑनवर्ड सीक्वेंस की टर्म्स उनका डिस्टेंस एक्स से मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस का मॉड। तो फॉर ईच एप्सिलॉन आप उसको हाफ करके एक एप्सिलॉन प्राइम बना लें। ठीक है, एप्सिलॉन प्राइम क्या है जी, वन ओवर टू, ये भी एक नंबर है। ठीक है जी, वन था फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन, मैंने उसको वन ओवर टू कर लिया, दिस इज़ अ न्यू एप्सिलॉन। तो अगर कन्वर्जेंस है तो इस न्यू एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपके पास बैरियर्स मौजूद होंगे। जैसे मैंने ये एक एक्स प्राइम शो कर दिया है, ठीक है जी, और दूसरा एक्स डबल प्राइम, इनको मैंने शो कर दिया। इनके ऊपर अब क्या होगा जी, डिपेंडिंग अपॉन कन्वर्जेंस आपके पास दो बैरियर्स होंगे। ठीक है जी, क्योंकि दो डिफरेंट लिमिट्स हैं। एक एक्स प्राइम के लिए मैंने के प्राइम ले लिया क्योंकि लिमिट है, लाजमी सीक्वेंस जो है इस रीजन में एंटर होगी एक सर्टन बैरियर पे पहुंच के। ऐसे ही एक्स डबल प्राइम के ऊपर भी, ठीक है, साइज नेबरहुड का जो है वही है जो इसके ऊपर था। ठीक है, जैसे ये था एप्सिलॉन ओवर टू, ठीक है जी, इस तरफ, और एप्सिलॉन ओवर टू इस तरफ, ऐसे ये भी है। लेकिन क्योंकि लिमिट्स डिफरेंट हैं इसलिए सीक्वेंस की टर्म्स एक साथ ज़रूरी नहीं कि जहाँ जहाँ जो है वो एक्स
प्राइम वाले रीजन में एंटर हो रही हैं उसी नंबर से, तो ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो बैरियर्स हैं जहाँ पे जाके सीक्वेंस ने इस जो है वो बाउंड्री के अंदर दाखिल होना है, ये नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जब इनसे बड़ा नंबर आप चूज़ करेंगे इन दोनों में से, तो फिर क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल इस रीजन में 1000 के बाद शामिल हो रही हैं और इसमें 1500 के बाद टर्म्स एंटर हो रही हैं, तो अगर मैं 1500 की बात करूं तो 1500 के बाद टर्म्स इस नेबरहुड में भी हैं, यानी कि इस रीजन में भी हैं, और 1500 के बाद इसमें भी है। बड़ा लूँगा तो दोनों के अंदर होंगे फिर, ठीक है जी। लेकिन अगर जैसे मैं छोटा लेता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल 1200 लेता हूँ, तो ये तो 1500 से यहाँ पे टर्म्स एंटर हो रही थी, इसमें 1000 से, तो यहाँ पे तो बात बन जाएगी, यहाँ पे नहीं बनेगी। यहाँ से 1200 से 1500 तक एक गैप मौजूद है, तो बड़ा नंबर लिया जाए तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ट्रू हो जाएंगी, ठीक है जी। अब आपके पास टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन एंटर दिस रीजन, ये एक्स प्राइम वाला कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के प्राइम, और दूसरे वाले में कब एंटर होती है, एक्स डबल प्राइम वाले में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के डबल प्राइम, ठीक है जी। फॉर मैक्सिमम और लार्जर, ठीक है जी, ऑफ दीज टू, ये जो दो आपने बैरियर्स लगाए हुए हैं, अगर इनका मैं लार्जर ले लूँ, दे विल एंटर इन बोथ ओपन इंटरवल्स, वो दोनों ओपन इंटरवल इसमें भी आएंगी और इसमें भी, अगर मैं लार्जर ले लूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1000 से ऑनवर्ड है, ये 15000, ये 1000 से ऑनवर्ड है, और ये 1500 से ऑनवर्ड यहाँ पे पड़ी हुई है सीक्वेंस की टर्म, तो 1500 से ऑनवर्ड यहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी, इसलिए लार्जर लिया जाएगा तो आपके पास दोनों ओपन इंटरवल्स में टर्म्स एंटर हो जाएंगी। देयरफॉर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज टू नंबर्स, जो ये दो बैरियर्स थे उनका जब मैक्सिमम लिया जाएगा, तो एक्स एंस माइनस एक्स प्राइम डिफरेंस मॉड विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन को हाफ करके उसी के ऊपर हमने सारा अपना काम किया है। और ऐसे ही डबल प्राइम के साथ भी यही ताल्लुक होगा, ठीक है जी। अब टर्म्स यहाँ भी एंटर हो चुकी हैं और यहाँ भी एंटर हो चुकी हैं, तो एक्स एन माइनस एक्स प्राइम मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ऐसे ही एक्स एन माइनस एक्स डबल प्राइम मॉड जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब ट्रायंगल इनक्वालिटी यूज़ की, इसमें एक्स एन ऐड सब्ट्रैक्ट किया, मॉड को स्प्लिट किया, इनक्वालिटी बन गई, दिस वाज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इस कंडीशन के साथ, ठीक है जी, और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो सम एप्सिलॉन हो गया। तो एप्सिलॉन क्या था जी, ग्रेटर देन 0। अब फॉर ऑल जो है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमेशा आपके पास ये डिफरेंस का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, ठीक है जी, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा रियल नंबर विच इज़ लेस देन फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर देन 0, वो क्या होता है जी, वो 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम सेम है, इसका मतलब में लिमिट जो है वो यूनिक है, ठीक है जी। थैंक यू जी, यहाँ तक ही रखिएगा, ठीक है। लेक्चर को कोशिश की है कि थोड़ा सा 10-15 मिनट जो है वो उसमें से श्रिंक करके रखूँ, और बाकी इंशाल्लाह कोई और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ होगी तो उसको भी हम करते जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस के आप इनसे पहले फेमिलियर हैं, तो इसको खुद से जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।